नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका। अध्याय 13 पर्यावरण में आज हम जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र जो है वो कितने प्रकार का होता है। देखिए, पारिस्थितिक तंत्र जो है वो मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। रेखा चित्र के माध्यम से हम इसके बारे में बात करेंगे। पारिस्थितिक तंत्र दो मुख्य भागों में इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला जो भाग है इसका वो है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र और दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब प्राकृतिक शब्द अपने आप में हमें यह बताता है कि ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र जो प्रकृति में स्वतः ही विद्यमान है, प्राकृतिक रूप से ही नियंत्रित किया जाता है, मनुष्य की इसमें दखल न के बराबर होती है। तो इस प्रकार का तंत्र जो है वो है हमारा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। यानी सबसे पहली बात, प्रकृति में विद्यमान स्वतः निर्मित तथा नियंत्रित और मनुष्य की दखल बहुत कम। तो इस प्रकार का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे वन एक पारिस्थितिक तंत्र है, इसी प्रकार रेगिस्तान और झील आदि। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति में विद्यमान स्वतः निर्मित, अपने आप ही बना हुआ है और स्वतः ही नियंत्रित भी रहता है। मनुष्य की दखल बहुत कम होती है इसमें, और इसके उदाहरण हैं वन, रेगिस्तान, झील, तालाब आदि। वहीं दूसरा जो इसका प्रकार है वो है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इसके विपरीत, प्राकृतिक के विपरीत, ये तंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो मनुष्य द्वारा निर्मित तथा नियंत्रित। मनुष्य के द्वारा ही बनाए जाते हैं और नियंत्रण भी उसी के ही हाथ में है। जैव समुदाय तथा भौतिक रासायनिक कारकों का नियंत्रण भी मनुष्य के द्वारा किया जाता है। इन तंत्रों में जैव समुदाय और भौतिक रासायनिक कारकों का नियंत्रण मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। अब उदाहरण देखिए कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का, जैसे बगीचा, खेत, ये हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण।
तो इस प्रकार दोनों में यदि अंतर भी आता है प्राकृतिक और कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब इस पारिस्थितिक तंत्र को जहां हम दो बड़े बड़े भागों में विभाजित कर रहे हैं, वही हम प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को और आगे विभाजित कर सकते हैं। तो यहां हम एक बार फिर से ऊपर की तरफ लिख रहे हैं आपका प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, क्योंकि इसे हम आगे और वर्गीकृत कर रहे हैं। यहां देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। अब ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, ये फिर से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या वो स्थल पर मौजूद है, उस हिसाब से ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, या फिर ये जल राशि में मौजूद है तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय और जलीय। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसा अभी बताया, वन, घास के मैदान और रेगिस्तान, ये सभी स्थल पर उपस्थित होते हैं। वहीं जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो हो सकता है हमारा झील, नदी, समुद्री जलीय आदि। ये सभी पारिस्थितिक तंत्र जल राशि में उपस्थित होते हैं। तो इस आधार पर ही हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र को फिर से दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्वच्छ जलीय या फिर समुद्री जलीय। इसका एक और नाम होता है, जैसे समुद्री जल लवणीय होता है तो लवणीय और अलवणीय। तो स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय दो भागों में फिर से हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र को विभाजित कर सकते हैं। अब ये विभाजन यही नहीं रोक सकते, हम स्वच्छ जलीय को फिर से हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। सरित जलीय और स्थिर जलीय। जलीय तो है और वो अलवणीय जल ही है, लेकिन उसमें भी क्या वो जल स्थिर है, जैसा कि हमारा उदाहरण तालाब, सरोवर। या फिर बहता हुआ जल है, जैसे उदाहरण के लिए नदी, झरना। ये है सरित जलीय का उदाहरण। तो इस प्रकार से हम पारिस्थितिक तंत्र को वर्गीकृत कर सकते हैं।
एक बार पुनः देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। पारिस्थितिकी तंत्र दो भागों में विभाजित, प्राकृतिक और कृत्रिम। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र वे हैं जो प्रकृति में स्वतः ही विद्यमान है, उपस्थित हैं और उनका नियंत्रण भी प्रकृति स्वयं ही करती है। इसे हमने फिर से दो भागों में विभाजित किया है, स्थलीय और जलीय। और जलीय वाले को, जलीय पारिस्थितिक तंत्र को फिर से हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय। स्वच्छ जलीय को फिर से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, सरित जलीय बहता हुआ जल और स्थिर जलीय रुका हुआ जल। उदाहरण है जिसके तालाब, सरोवर आदि। और सरित जलीय का उदाहरण है नदी, झरना। जबकि दूसरी ओर जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है वो मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, उसका नियंत्रण मनुष्य के हाथ में होता है। उदाहरण के लिए जैसे खेत, बगीचा। आगे लेंगे हम भू जैव रासायनिक चक्र। अंतिम टॉपिक है ये इस अध्याय का। चार प्रकार के चक्र हमें इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है जलीय चक्र। देखिए जलीय चक्र क्या है, ये भी एक रेखा चित्र के माध्यम से समझिए। जो भी जल राशि है, तो जलाशयों से, नदियों से और समुद्रों से जल जो है वो सौर ऊर्जा के द्वारा वाष्प रूप में ऊपर जाता है। तो सौर ऊर्जा के द्वारा जलाशयों, नदियों और सागरों से जल का वाष्प रूप में ऊपर जाना और इस वाष्प के संघनन द्वारा वर्षा होना और वर्षा के माध्यम से जल का पुनः इस जल राशि में लौटना। ये पूरा का पूरा जो चक्र है, यानी जल यहां से काम में लिया जाना और पुनः प्रकृति को ही लौटा दिया जाना, जो एक चक्र ये पूरा बनता है, उस चक्र को हम जलीय चक्र कहते हैं। अब देखिए एक पीपीटी के माध्यम से आप इस चक्र को आसानी से और समझ पाएंगे। ये है आपका जलीय चक्र। इसमें बहुत ही खूबसूरत चित्र के माध्यम से ये दर्शाया गया है आपको कि ये जो जल राशि है, यहां से, इस पूरी जल राशि से सौर ऊर्जा के द्वारा, सूर्य के माध्यम से जो जल की वाष्प है, ये आपको लाल तीर के निशान के द्वारा दिखाई गई है। जल राशि जो है वो वाष्प के रूप में ऊपर पहुंचती है। ये वाष्प जो है जब संघनित होती है तो वर्षा के रूप में पुनः हमारी पृथ्वी पर लौटती है। अब इस प्रकार से ये जो चक्र बना, देखिएगा यहाँ
जल राशि से वाष्प का ऊपर जाना और पुनः वर्षा के द्वारा जल राशि का लौट आना जलीय चक्र कहलाता है। अब इसमें जब वर्षा होती है, पूरा का पूरा जल सागर या नदियों में न जाकर कुछ हिस्सा जो है इसका वो भूमि के अंदर भी रिस कर चला जाता है। देखिए आगे आपको, और ये जो तीर है नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही हिस्सा जो है फिर वो भूमिगत जल का हिस्सा भी बन जाता है। इस भूमिगत जल को भी हम अपने काम में लेने के लिए कुओं और नलकूपों की सहायता से सतह पर ले आते हैं, और इस प्रकार हम इस भूमिगत जल को भी काम में ले लेते हैं। तो जब ये जल राशि फिर से काम में ले ली जाती है, और अब आप देखिए जो पौधे हैं, पौधे भी इस जल राशि का अवशोषण करते हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो पौधे जो हैं, पौधे के लिए जल अवशोषित करती हैं। अब ये पर्यावरण को वापस कैसे लौटाते हैं जल राशि को? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के अंदर होती है, और इस वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के माध्यम से ये जल राशि पुनः वातावरण को लौटा दी जाती है। इसी प्रकार जो सभी जीव जंतु हैं वो भी क्या करते हैं? उत्सर्जन के रूप में, चाहे वो पसीने के रूप में या मूत्र विसर्जन के द्वारा वातावरण को पुनः जल राशि जो है वो लौटाते हैं। तो इस प्रकार हम जल चक्र के माध्यम से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहां इस जल राशि को काम में लिया जा रहा है वहीं पर्यावरण को वापस इसे लौटा भी दिया जाता है, और इस प्रकार संतुलन बना रहता है। किसी वस्तु को यदि हम काम में ही लेते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो वस्तु काम में लेने के लिए उपलब्ध ही नहीं रहेगी। लेकिन यदि उस वस्तु को पुनः वातावरण को लौटा दिया जाए, प्रकृति को लौटा दिया जाए, तो संतुलन बनाए रखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम एक जल चक्र को समझा सकते हैं। आइए लौटते हैं अपनी क्लास में। तो इस प्रकार जो आपने जल चक्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया, संक्षेप में उसे फिर से हमने यहाँ लिख रखा है। जलाशयों, नदियों या सागरों यानी जल राशि के द्वारा सौर ऊर्जा से जल का वाष्प के रूप में ऊपर जाना, और वहां वाष्प का संघनन होकर के वर्षा का होना, और वर्षा द्वारा जल का पुनः नदियों सागरों में लौट आना। साथ ही साथ वर्षा का जो कुछ हिस्सा है वो भूमिगत जल में चला जाता है, भूमि में जाकर वो भूजल या भूमिगत जल का हिस्सा बन जाता है। इस भूमिगत जल को भी कुओं तथा नलकूपों द्वारा कहाँ लाया जाता है? सतह पर लाया जाता है, और जिसे उपयोग में लिया जाता है। पौधे भी उपयोग में लेते हैं और जंतुओं के द्वारा भी उपयोग में लिया जाता है। जंतु तथा पौधों द्वारा उपयोग, और जंतु उत्सर्जन की क्रिया द्वारा तथा पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा इसे पर्यावरण को लौटा देते हैं। इस प्रकार जल का चक्र संतुलित बना रहता है। वर्षा का जल अपने साथ अनेक प्रकार के खनिज लवणों को भी घोलता हुआ नदियों में लेकर जाता है। नदियों से वो लवण युक्त जल समुद्रों में पहुंचता है, और वहां सागर में उपस्थित जीव जंतु के द्वारा वो लवण काम में लिए जाते हैं।
आगे दूसरा भूजैव रासायनिक चक्र हम लेते हैं ऑक्सीजन चक्र। इन विभिन्न चक्रों पर आधारित प्रश्न परीक्षा में आ जाते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से इन्हें समझाया जाना पूछा जाता है। अब दूसरे ऑक्सीजन चक्र को भी आप एक स्लाइड के माध्यम से समझिए। यह है आपके सामने ऑक्सीजन चक्र। देखिए, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन उपलब्ध है, सभी को पता है लगभग 21% ऑक्सीजन उपलब्ध है। इस ऑक्सीजन को जो हम लोग काम में लेते हैं, 3 प्रक्रियाओं में हम काम में लेते हैं। जंतुओं या पौधे श्वसन क्रिया में इसे काम में लेते हैं, साथ ही साथ दहन के लिए भी ऑक्सीजन अत्यंत आवश्यक है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किसी भी वस्तु का जलना संभव नहीं है। तो दूसरी क्रिया जहां ऑक्सीजन काम में ली जाती है वो है दहन। तीसरी क्रिया वही है नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में बदलना, यानी यौगिकों के निर्माण में काम आती है। तो इस तरह से 3 क्रियाएं हो गई हैं इसकी, श्वसन, दहन और यौगिक निर्माण में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अब वातावरण से हम ऑक्सीजन को काम में तो ले रहे हैं, लेकिन अब इसे वायुमंडल को या वातावरण को या पर्यावरण को या प्रकृति को कैसे लौटाया जाए, और जब तक लौटाया नहीं जाएगा तो ये चक्र चलना संभव नहीं होगा। तो इन 3 क्रियाओं में तो हम ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, और श्वसन क्रिया के द्वारा जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं, और साथ ही साथ जल वाष्प के रूप में जो नमी वातावरण में उपलब्ध है, इन दोनों की क्रिया से एक क्रिया पौधे करते हैं, प्रकाश संश्लेषण। और उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से ही केवल ये ऑक्सीजन पर्यावरण को पहुंचाई जाती है, और इस प्रकार ऑक्सीजन का जो चक्र है वो निरंतर चलता है। देखिएगा, काम में ली जा रही है श्वसन में, दहन में और विभिन्न यौगिकों के निर्माण में, लेकिन वातावरण को वापस पहुंच रही है इस प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा ये वातावरण को वापस पहुंचाई जा रही है। तो इस प्रकार ये चक्र है आपका ऑक्सीजन चक्र। लौटते हैं क्लास में। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन O2, ये जो ऑक्सीजन है ये काम में ली जा रही है किस तरीके से? श्वसन क्रिया में। दूसरी क्रिया हम कह रहे हैं दहन, और तीसरी क्रिया हम कह रहे हैं यौगिक निर्माण। ये हम वातावरण से ले रहे हैं, और ये जो श्वसन क्रिया है इसके दौरान जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तथा जल, इन दोनों की क्रिया से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों द्वारा की जाती है, और इस क्रिया में इस CO2 का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, ग्लूकोज में इसका परिवर्तन किया जाता है, और जो गैस बाहर निकलती है वो गैस और कोई नहीं, प्राणवायु ऑक्सीजन है। और इस प्रकार वायुमंडल को ये ऑक्सीजन गैस जो है वो लौटा दी जाती है।
और एक ऑक्सीजन का ये चक्र पूरा हो जाता है। इसीलिए ऑक्सीजन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उस चक्र का संतुलन बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाना नितांत आवश्यक है। समय हो चला है ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक के बाद।
ऑक्सीजन चक्र को बिल्कुल सरल तरीके से समझाया गया है इसके अंदर। वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को 3 प्रक्रियाओं में काम में लिया जाता है, श्वसन, दहन और यौगिक निर्माण। श्वसन में मुक्त होने वाली CO2 तथा नमी की उपस्थिति में और वायुमंडलीय नमी लेकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है उसमें निकलने वाली गैस ऑक्सीजन है, जो कि वायुमंडल को लौटा दी जाती है और इस प्रकार एक ऑक्सीजन चक्र जो है उसका संतुलन बना रहता है। तीसरा चक्र ले सकते हैं हम, कार्बन चक्र। एक स्लाइड से समझिए इसे भी। ये है आपका कार्बन चक्र। अब कार्बन जो है वो प्रकृति में कई सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। कई जंतुओं का भीतरी और बाहरी कंकाल कार्बन के लवण कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार वायुमंडल में जो कार्बन उपस्थित है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कई खनिजों के रूप में भी ये कार्बन उपलब्ध है वातावरण में। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ऐसी है जिसमें कि CO2 का उपयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम उपयोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तन ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट में किया जाता है। और उसके बाद ये जब उपयोग में तो आ गई, अब पर्यावरण को वापस कैसे लौटाई जाएगी, तो इसे लौटाने के 2 तरीके हो सकते हैं। कोई भी वस्तु जब दहन होता है उसका, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जो कि पर्यावरण को लौटा दी जाती है। श्वसन क्रिया में भी, चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधे हो, श्वसन क्रिया में जो गैस बाहर निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इस प्रकार श्वसन और दहन ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा ये वातावरण को वापस लौटा दी जाती है। और काम में लेने की बात जब हम कर रहे थे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा इन्हें काम में लिया जाता है। आइए क्लास में। वायुमंडल में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब पेड़ पौधे इसे ग्रहण कर रहे हैं और जब नष्ट होते हैं ये, तो इनसे जो कोयला बनता है वो भी कार्बन का ही अंश है। इसी प्रकार इन पेड़ पौधों को जो जंतु ग्रहण करते हैं अपने भोजन के रूप में, जंतुओं द्वारा ग्रहण, तो कार्बन का जो अंश इन पेड़ पौधों में था वो अंश अब जंतुओं में पहुंच जाता है। और इन जंतुओं के भी अपघटन से जब आगे पेट्रोलियम का निर्माण होता है तो वो भी एक कार्बन का रूप है। तो इस प्रकार जब ये जंतु क्या करेंगे, श्वसन की क्रिया करेंगे, श्वसन की क्रिया के द्वारा जो
CO2 उत्पन्न होगी, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होगी, वो वातावरण में पहुंच जाती है। इसी प्रकार पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया के द्वारा इस CO2 को वातावरण को लौटा देते हैं। साथ ही साथ जंतुओं के द्वारा विभिन्न प्रकार की जो दहन क्रियाएं होती हैं, उनमें निकलने वाली जो गैस है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वायुमंडल को पहुंचा दी जाती है। ये है आपका सरल तरीके से कार्बन चक्र, जिसमें हमने ये आपको समझाने का प्रयास किया है कि वायुमंडल में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उपलब्ध है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधे उसे ग्रहण कर लेते हैं और श्वसन क्रिया के माध्यम से वो वायुमंडल को वापस लौटा देते हैं। इन्हीं पौधों को जब जंतुओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो ये कार्बन अंश जंतुओं के शरीर में प्रवेश पा जाता है और उनकी भी श्वसन क्रिया के द्वारा ये वायुमंडल को लौटा दिया जाता है। साथ ही साथ जंतुओं के द्वारा विभिन्न दहन क्रियाएं जो की जाती हैं उनमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बाहर निकलती है। तो इस प्रकार एक क्रिया ऐसी है जिसमें इसे काम में लिया जा रहा है और बाकी इन क्रियाओं के माध्यम से इसे पर्यावरण को लौटा दिया जाता है। समय हो चला है, आज की क्लास यही समाप्त होती है। नमस्कार।